दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। गुड आफ्टरनून नवीन जी, ये फेड फिर 25, फेड फिर 50, जो भी अटकलें लगाई जा रही हो, रुकने का नाम तो ले नहीं रहा है, ना रुकेगा ऐसा लग रहा है। जिस तरह के डेटा पॉइंट्स, जिस तरह की हॉकिश कमेंट्री आ रही थी, ये हमारा आरबीआई के अब न्यूट्रल स्टैंड अगली पॉलिसी में हाईली अनलाइकली हो गया है, जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था, है ना। कितना और हॉकिशनेस का तड़का आप एंटिसिपेट कर रहे हो, और फेड के इस एग्रेशन से कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है अमेरिका के रिसेशन में जाने की, सर? देखिए, जहां तक यूएस रिसेशन का सवाल है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये रेट हाइक जो है, आई थिंक वो काफी ज्यादा, उसके संभावना जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर यूएस फेड रेट हाइक करेगा तो आरबीआई को भी रेट हाइक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वांटम कितना होता है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो रेट हाइक्स है, अगर वो 50-50 बेसिस पॉइंट्स के दो रेट हाइक आते हैं यूएस में, तो फिर वो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होगा। क्योंकि यहाँ पे भी फिर रेट विल गो अप बाय 50 to 75 बेसिस पॉइंट, तो वो काफी चैलेंजिंग हो जाएगा और उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी भी स्लो डाउन करेगी। एग्जैक्टली, आई मीन इसी रेट हाइक को पहले अगर आप देखें, यूएस के रेट हाइक की बात करते हैं कुलकर्णी साहब, उस मद्देनजर हमें बीच में एक सेंस मिल रहा था कि नहीं, आई थिंक हमारे पास अब हमें एक सेंस मिल गया टर्मिनल रेट का कि यस, यहाँ पे रेट्स पीक आउट हो जाएंगे। अगर वो सेंस नहीं मिल रहा है अभी, तो ऐसे में आपका निफ्टी आईटी पे टेक क्या है, सर? एक बहुत अच्छी एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, बट सडनली निफ्टी आईटी में फिर कोलैप्स है। आपका व्यू क्या कहता है निफ्टी आईटी पे इस वक्त, कुलकर्णी सर? जहां तक आईटी स्पेस का सवाल है, उसके ऊपर मेरा व्यू पहले भी यही था और अभी भी यही है कि आईटी सेक्टर में, जो स्पेशली इंडियन आईटी सेक्टर है, इस पे जो इम्पैक्ट आएगा वो लैग से ही आएगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो पहले के ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो रहे थे, राइट। जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन डील्स थे, जो सेट इन मोशन थे, जो क्लाउड के तरफ जो बढ़ना था, वो सारे चीजें चल रही थी। तो इसके वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन था वो तो चल ही रहा था, जिसके वजह से नंबर्स में कोई मेजर बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं दिखा है। अब लेकिन आगे जाके होगा क्या कि जहां पे मतलब जहां पे इन्फ्लेशन इतना है, तो बिजनेसेस को अपना न्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के जो डेवलप मार्केट के कंपनीज हैं। उसकी वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमी हो सकती है, एंड ये प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो उसके वजह से जो स्लो डाउन आएगा वो लैग से आएगा। मुझे लगता है कि Q4 रिजल्ट्स के बाद करीब करीब अप्रैल या मई में मुझे लगता है कि ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि 2023-2024 का जो फिस्कल ईयर है वो कैसे पैन आउट होगा। तो मैं अभी भी आईटी सेक्टर के ऊपर कॉशियस रहूंगा। मुझे लगता है कि जब क्लियर कट विजिबिलिटी आ जाएगी और रिसेशन का क्लियर कट हमको समझ में आ जाए कि ये है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आईटी स्पेस में स्लोली स्लोली पोजीशन बनाना चाहिए। हालांकि अभी भी वैल्यूएशन आईटी सेक्टर की बहुत ज्यादा चीप नहीं है। ओके, अभी भी अगर आप देखें, आप वैल्यूएशंस को आईटी स्पेस में बहुत चीप नहीं मानते, तर्कसंगत अगर आप देखें लेवल नहीं है बाय करने का। तो नवीन जी, अभी यहाँ पे कंफर्टेबल क्या है? आई मीन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बार की जब क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगी, जहाँ पे आपको लगता है कि अर्निंग्स वाकई अच्छी रहेंगी, बाजार जिसको चेस करने की कोशिश करेगा, या प्री अर्निंग्स या फिर ड्यूरिंग द अर्निंग्स या पोस्ट अर्निंग्स, सबसे कंफर्टेबल स्पेस क्या है आपके मुताबिक? फॉर इंस्टेंस, आई मीन बाजार बहुत बहुत कन्विक्शन शो कर रहा है कैपिटल गुड्स में। एक बहुत आसान से अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, कॉल रहा है पोस्ट बजट, ड्यूरिंग द बजट, और इनफैक्ट पिछले बजट से लेकर अब तक पैसा बना भी है। ऐसा कोई स्पेस जहाँ पे आपका कन्विक्शन बहुत हो इस पर, नवीन जी? जहाँ तक सर बैंक्स का सवाल है, वीरेंद्र जी, बैंक्स मुझे लगता है कि अभी भी मतलब हाई कन्विक्शन बेट है हमारे लिए, क्योंकि बैंक्स में बहुत क्लियर कट साइंस विजिबल है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग रहेगा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के थोड़े से चैलेंजेस है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये थोड़ा हाई बीटा सेक्टर है, जिसके वजह से प्लस माइनस होता रहता है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ग्रोथ का कंफर्ट है,
बैलेंस शीट का कंफर्ट है। तो ये तीनों चीजों का मुझे कंफर्ट बैंक्स में काफी ज्यादा है। अगर मैं पीएसयू बैंक लेता हूँ तो वहां पे मुझे वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्ट है, डिपॉजिट्स का भी मुझे ज्यादा चैलेंज नहीं है। तो ओवरऑल मैं वैल्यू और बैंक्स को कंबाइन करूंगा तो मुझे काफी सारे स्टॉक आइडियाज दिखते हैं जिसमें मतलब अच्छा खासा पैसा बन सकता है इन द नेक्स्ट 6 to 12 months। अच्छा, दोस्तों अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सर इस बार की जब अर्निंग्स आएंगे, आई मीन कंसिडरिंग जिस जिस रेट पे, आई मीन आज एसबीआई की खबर थी जो उन्होंने फंड रेज किया है, मेरे 8.2 8% की रेंज के आसपास, क्या इस बार के एनआईएम्स पिछली बार की तुलना में फ्लैट रहेंगे, डिप होंगे या फिर बढ़ेंगे, और ऐसे में बाजार का उस पर रिएक्शन कैसा होगा इस बार पॉसिबल ही? नवीन जी, जहां तक एनआईएम्स का सवाल है, मुझे लगता है कि ये क्वार्टर के एनआईएम स्टेबल रहेंगे। Q1 में मुझे लगता है कि डिप होने की संभावना है, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि एनआईएम्स काफी स्टेबल रहेंगे। और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जो बैंक्स है वो अपना एनआईएम काफी ठीक ठाक डिफेंड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल चीजें होती है। एक तो ऑफ कोर्स एसेट्स जल्दी रिप्राइस होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू, जहां पे दूसरा चीज ये होता है कि उनको कासा का बेनिफिट होता है, थर्ड ऑफ कोर्स कैपिटल का बेनिफिट होता है। सो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वर्सेस जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा डिफरेंस होता है, राइट? जो दोनों का रिप्राइसिंग हैपेंस इन डिफरेंट मैनर, तो उसकी वजह से बैंक्स हिस्टोरिकली अच्छे से डिफेंड कर पाते हैं। इसके अलावा उन लोग बैंक्स अपना लोन बुक का प्रोफाइल भी काफी तेजी से चेंज कर सकते हैं, राइट? अभी थोड़े लोन्स होते हैं जो बहुत ही लो रेट पे चल रहे होते हैं, राइट? जो मतलब बहुत ही लो रिस्क वाले लोन्स होते हैं, तो रिस्क प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। सो बैंक्स के पास काफी ज्यादा टूल्स अवेलेबल है टू डिफेंड द एनआईएम्स। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर का जो एनआईएम रहेगा वो काफी स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़ा डिप आ सकता है, बट लेकिन मुझे बहुत बड़ा डिप होते हुए नहीं दिख रहा है फॉर एटलीस्ट 2 quarters। ओके, तो अगर आप देखें आपको एनआईएम्स की परिस्थिति या फिर मतलब अभी एनआईएम्स में कोई डिप नजर नहीं आ रहा है, आपको लगता है फ्लैट विद पॉजिटिव बायस रहेंगे और बाजार इसको शायद हाथों हाथ लेगा। अच्छा, एक दो स्पेस जो कि बहुत कोरिलेटेड होते हैं एक साथ अगर आप देखें चलते हैं और उनका आपस में एक समन्वय काफी रहता है। ऑटो में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? क्या चेज करना चाहिए ऑटो को इस वक्त? और मेटल प्राइसेस सब्सटेंशियली अगर आप देखें हायर लेवल से रिड्यूस हुए हैं। अब इन दोनों चीज में से अगर आप देखें आप प्ले क्या करना चाहेंगे? अब ऑटो को भी बाइसेक्ट कर सकते हैं आप 3 भागों में, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर में आपने देखा था मैंने एक्सपोर्ट्स के साथ कुछ इश्यूज हैं। ऑटो में नवीन जी आप क्या चीज करेंगे इस वक्त, और साथ ही साथ मेटल्स पे आपका टेक? अभी जैसे कि अगर ऑटो, और पहले मैं ऑटो की बात करता हूँ, तो ऑटो सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे वो काफी ठीक ठाक आएंगे, क्योंकि ये क्वार्टर में मुझे लगता है कि जो इनपुट कॉस्ट का बेनिफिट है वो पूरी तरह से दिखने चालू हो जाएगा। जनरली जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है वहाँ पे प्रोडक्शन भी काफी ठीक रहता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ओवरऑल आपका सेल्स नंबर और आपका मतलब मार्जिन काफी अच्छे दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑटो के नंबर तो काफी ठीक ठाक आ जाएंगे Q4 का, जहां तक सवाल है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल ऑटो सेक्टर की बात करूं तो मैं ज्यादा पॉजिटिव हूं ऑन पैसेंजर व्हीकल्स, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है पैसेंजर व्हीकल्स का। यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, तो मॉडल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूस हुए। तो मुझे पैसेंजर व्हीकल एज अ ओवरऑल सेगमेंट मुझे काफी ठीक लगता है, राइट? जहां तक मैं सवाल है ऑफ टू व्हीलर्स, मुझे लगता है चैलेंजेस रहेंगे। फार्म इक्विपमेंट बिकॉज ऑफ एल नीनो के चांसेस वहां पे चैलेंजेस हो सकते हैं। और सीवी में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि आगे जाके स्लो डाउन जो इकोनॉमी में आ सकती है उसके वजह से सीवी साइकिल में स्लो डाउन काफी ज्यादा आ सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। मैं सबसे बुलिश हूँ ऑन पैसेंजर व्हीकल स्पेस, followed that with probably be two wheeler, followed that with CV, and followed that with two wheeler and farm equipment.
ओके, तो अगर आप देखिए ऑटो को आपने एक करके अगर आप देखिए समझाया यहाँ पर। अच्छा नवीन जी, ऑटो की बात होगी, बैंक्स की बात होगी, कैपिटल गुड्स का अगर आप देखिए तो भी मैंने इस चर्चा में डिस्कशन काफ़ी कर ही लिया। एक दो पॉकेट्स जो कि पिछले आई थिंक महीने 2 महीने से काफ़ी अच्छा कर रही हैं, लाइक वाइट गुड सेगमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, देन पावर स्टॉक्स, आई मीन एनटीपीसी फॉर इंस्टेंस लगभग 1 डेकेड के हाई पे ट्रेड कर रहा है। इन थीम्स को कंसिडरिंग द टेम्परेचर और अर्ली राइज इन टेम्परेचर फरवरी मार्च के महीने में आप लोगों ने थोड़ा सा रीड किया है क्या, या फिर चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका टेक क्या है इस स्पेस पे? जहां तक यूटिलिटीज का सवाल है, यूटिलिटीज एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सिंपल स्पेस है। क्योंकि ज्यादा करके यूटिलिटीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो काफी डिसेंट डिविडेंड पे आउट करते हैं। अगर हम पावर ग्रिड की बात करें, कोल इंडिया को भी हम यूटिलिटीज में गिन लेते हैं, तो ये सब कंपनीज का मतलब डिविडेंड पे आउट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। ये काफी बड़ा एडवांटेज है फॉर यूटिलिटी कंपनीज। अगर ग्लोबली भी हम ट्रेंड देखेंगे तो मतलब ये जो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रुझान है टुवर्ड्स डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, दैट इज वन पॉइंट। इसके अलावा जो है, अगर हम देखेंगे इंडियन यूटिलिटी स्पेस में, बिकॉज ऑफ कि समर इस बार काफी ये रहेगा जिसकी वजह से पावर डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटर्न प्लांट लोड फैक्टर जो इंप्रूव होगा, तो उसके वजह से भी लोग काफी बुलिश हुए। तो यूटिलिटी का जो स्पेस है वो स्पेस मेरे अकॉर्डिंग स्टिल ट्रेडिंग स्पेस की ये अभी नेक्स्ट 3 महीने के लिए स्पेस में रिटर्न बन रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये becomes more of a long term मतलब equal weight kind of a holding। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो सीजनैलिटी है, इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट ट्रेंड है, उसके हिसाब से ये स्पेस में अलोकेटेड रहना इज अ गुड आइडिया। ओके, अच्छा ये एक व्यू में थोड़ा सा और अगर आप देखिए स्पेस पे लेना चाहूंगा रवीन जी, जिस पे अभी हमें बात हुई है, हमारी बैंक्स को लेकर बात हुई थी। बैंक से ही अगर आप देखें थोड़ा सा मैं स्लिप करूं अगर एनबीएफसीज की तरफ, आई मीन थोड़ा सा स्लिप करना चाहूंगा। एंड विद इन द एनबीएफसीज इस बार अगर आप देखें गोल्ड प्राइसेस जितने फर्म रहे, उसके बावजूद बाजार ने अगर आप देखें मुथूट मन्नापुरम को कोई एडवांटेज नहीं दिया। देन वी हैव ए क्लास ऑफ आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जहां पे एचएफसी इसमें आपके पास एचडीएफसी है, कैनफिन होम्स है, बीएनबी हाउसिंग है। इस स्पेस में आप कुछ चेस करना चाहेंगे इस वक्त? ये स्पेस में अगर ओवरऑल मैं देखूंगा तो ये स्पेस में थोड़ा फोकस रहेगा जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, और वो स्पेशलाइजेशन होने के बाद वहाँ पे मतलब क्या अट्रैक्शन है। मेरा फोकस थोड़ा जो है ये स्पेस में है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की तरफ है। तो वहां पे मुझे लगता है, क्योंकि अभी लास्ट 1-2 क्वार्टर से नंबर्स भी ठीक ठाक आना चालू हुए हैं माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, तो उस हिसाब से वहां पे मुझे लगता है कि जो 1-2 बेनिफिट्स ये होते हैं कि एनआईएम्स काफी हाई होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफी हाई होती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस एज ए स्पेस जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अच्छे पैसे बनने की संभावना है, और वो स्पेस में मैं थोड़ा पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। ओके, चलिए आपका एनबीएफसी पे एक टेक मिल चुका है। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर आप देखिए अपने खुल के राय रखिए अपनी, प्लस अर्निंग्स आने से पहले अगर आप देखें